मैं शादी होकर अपने ससुराल आई, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं इतने पढ़े लिखे खानदान की बहू बन गई हूँ। मैं चिट्ठी अनपढ़ थी जबकि मेरी सास पढ़ी लिखी थी। ऐसा बहुत कम ही होता है, वरना अमूमन बहुएं पढ़ी लिखी और सासें अनपढ़ होती हैं। लेकिन यहाँ मामला उलट था। मेरी सास बहुत पढ़ी लिखी और मॉडर्न खातून थी। इन्होंने आते ही मुझे शादीशुदा जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा नसीहतें की, मगर इन नसीहतों का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी। मेरा शौहर मुझसे मिलने तक नहीं आया। ऐसा लगता था जैसे सास ने मेरी शादी उनसे जबरदस्ती करवा दी हो और वो इस बंधन को कबूल न करना चाहते हों। मेरा डर ठीक ही निकला। रात के 3 बजे तक मैं उनका इंतजार करती रही, मगर अलीम ने नहीं आना था, सो वो ना आए। मैं कपड़े तब्दील करके अपनी आंखों में आंसू लिए सो गई, क्योंकि इससे बड़ी बेइज्जती एक औरत की नहीं हो सकती कि उसका शौहर पहली रात ही उसकी सूरत देखना गवारा न करे, जबकि मैं बहुत सारे अरमान लेकर इस घर में ब्याह कर आई थी। अब मुझे परेशानी भी थी और कुछ फिक्र और शक भी कि अगर मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करता था जैसा कि मेरी सास ने मेरी माँ को बताया था, तो फिर वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आया। जब मेरे घर ये लोग रिश्ता लेकर आए, मेरी सास ने बात यही की थी कि मेरा बेटा आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा, वो रहम दिल है, दिल का बहुत नर्म है, उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। खैर, मेरी सास की बातों में आकर अम्मा अब्बा ने रिश्ता तो कर दिया, मगर मुझे यहाँ खुशगवार जिंदगी के आसार कम ही नजर आ रहे थे। फिर अगली सुबह हुई, मैं अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। मैं अपने कमरे में जागी तो कमरे में कोई भी नहीं था। हैरान परेशान देख ही रही थी कि दरवाजा खुला और मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। उन्हें देखकर लगता नहीं था कि उनकी उम्र 50 साल है। वो हर वक्त बनी संवरी रहती थी। उनकी बालियां, कांटे सब सोने का होता और उनका मेकअप भी ऐसा जैसे किसी जवान लड़की का होता है। मैंने उन्हें देखा तो हैरान रह गई। वो रात से बहुत मुख्तलिफ लग रही थी। प्यारी बेटी, तुम उठ गई हो, सास ने बड़े ही मीठे लहजे में कहा था। जी अम्मा जी, लेकिन मैं जानती हूँ अलीम बाहर नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम तैयार होकर आ जाओ। सास ने कहा तो मैं खुश हो गई। अच्छे कपड़े पहने और बाहर नाश्ते की मेज पर आकर बैठ गई। सब लोग वहीं थे। मैं एक मेहमान की तरह इधर उधर जायजा ले रही थी। मैंने अभी तक अपने शौहर की सूरत नहीं देखी थी। मेरे सामने खूबसूरत नौजवान बैठा था जिस पर किसी का भी दिल आ सकता था। ये उम्र में मुझसे काफी ज्यादा लग रहा था। मैं उन दिनों 17 साल की थी। इस शख्स की उम्र 30-35 साल के करीब होगी और खुशमिजाज इंसान लग रहा था। फिर जैसे ही इसकी नजर मुझ पर पड़ी तो इसने अपना आप दूसरी तरफ मोड़ लिया। यूँ लगता था जैसे उसे मैं पसंद आई हूँ। बेटे, तुम अपनी बीवी से अब तक नहीं मिले, सास ने उसी नौजवान से कहा। तो तब मुझे अंदाजा हुआ कि ये मेरे शौहर अलीम हैं। मैंने अलीम को शादी के बाद पहली बार देखा था। मेरा दिल जोर से धड़का, लेकिन फिर अगले ही लम्हे मेरी आंखों में जलते दिए बुझ गए थे। अलीम ने मेरी तरफ देखा भी नहीं था, शायद इसलिए कि मैं अनपढ़ थी। मैंने दिल में सोचा, अनपढ़ हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है, अम्मा अब्बा ने मुझे पढ़ाया ही नहीं, वरना मैं तो पढ़ ही लेती। मैं दिल में सोचने लगी। मेरे दिल का दर्द आंखों में आंसू बनकर छलकने लगा था। मेरी सास ने फौरन ही भांप लिया कि मुझे ये बात बुरी लगी है। तब कहने लगी, मेरी बेटी, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम कल ही आई हो और आज मेरे बेटे का वीजा लग गया, वो बैरून मुल्क जा रहा है। मैं तुम्हारे सदके वाले बेटे को इतनी अच्छी नौकरी मिली है, अब तो वो तुम्हें महलों और बंगलों की अय्याशी करवाएगा। मेरी सास अपने बेटे को चुमती तो कभी मेरी तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखकर कोई न कोई बात कहती। अब तो मुझे और भी ज्यादा परेशानी होने लगी। अभी मैं अपने शौहर से मिली भी नहीं थी कि वो बैरून मुल्क के लिए पर तोड़ने लगे थे। बस बेटी, परसों तुम्हारे शौहर की फ्लाइट है, अपने शौहर के साथ अच्छे से रहना। अगर तुम इसकी इज्जत करोगी तो ये भी तुम्हारी इज्जत करेगा। सास ही सारी बातें बोली जा रही थी जबकि अलीम बिल्कुल खामोश थे। मुझे लगा जैसे मेरी शादी अलीम से ना बल्कि मेरी सास से हुई हो, क्योंकि हर बात की तशरीह और तफसीर तो वही कर रही थी जबकि अलीम खामोश बैठे थे। बाहर हालत में क्या कर सकती थी। इन अजनबी लोगों में ज्यादा बातें करना भी मुनासिब नहीं था। ससुराल का उसूल ही यही है, पहले देखो परखो और फिर कोई बात करो। मैं चुपचाप बैठी रही। अलीम को भी ये नहीं महसूस होने दिया कि मैं उनकी मोहब्बत में मरी जा रही हूँ। बस फिर परसों का दिन जल्द ही आ गया। इस दौरान अलीम ने मुझसे कोई खास बात नहीं की, बस यही कहा कि मैं जल्द आ जाऊंगा, तुम परेशान नहीं होना, मेरी अम्मा का ख्याल रखना, उनका अदब करना और उनको मायूस नहीं करना। वो तुम्हें बड़े मान और अरमानों से ब्याह कर लाई है। उनके ख्याल में एक अनपढ़ बहू ही इंसान के लिए अच्छी लड़की साबित हो सकती है, उसे अपने हुकूक का पता नहीं होता। अलीम के ये बात कहने का अंदाज बड़ा मज़ाहिका खेज था। ऐसा लगता था कि वो मुझे हकारत से देख रहे हूँ और मेरा मजाक उड़ा रहे हूँ। मैंने उनकी बात का जवाब नहीं दिया। मैं सब्र शुक्र की आदी थी। खैर, थोड़ी देर गुजर गई। अलीम ने मुझे खुदा हाफिज कहा और सास और मैं उनको दरवाजे तक छोड़ने आए थे।
फिर मेरी सास ने मुझे ढेर सारा प्यार किया और बोली, मैं तेरे शौहर को तेरा दीवाना बनाकर छोड़ूंगी, इसमें फिक्र की और परेशानी की कोई बात नहीं, तुम बस ऐसा ही करना जैसा कि मैं कहूंगी। मेरी सास की बात में हाँ में सर हिला दिया था। मेरे शौहर को गए हुए 2 दिन गुजर चुके थे। मेरी परेशानी बहुत बढ़ चुकी थी क्योंकि ससुराल में सिर्फ मेरी सास और ससुर थे। मैंने उनके हुक्म की तामील की। गुस्ल खाने में जाकर इस जोड़े को पहनकर खुद पर अच्छी तरह सजा लिया। जब मैं बाहर निकली तो मेरी सास बहुत खुश हुई, बोली, ये जोड़ा तुम पर बहुत जच रहा है, बस अब तुम यहीं रुको। ये कहकर सास दूसरे कमरे में चली गई और फिर आई तो उनके हाथ में एक मोबाइल था जो बड़ा खूबसूरत लग रहा था। सास ने मुझे खिड़की के पास खड़ा किया और मेरी ढेरों तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। मैं हैरान परेशान थी कि आखिर ये तस्वीरें बनाने से क्या होगा, लेकिन खैर उनका ये अमल तकरीबन 10 मिनट तक जारी रहा। फिर बोली, अब मैं तुम्हारी वीडियो भी बनाती हूँ, तुम जरा मुझे घूम कर दिखा दो। सास की इस बात पर मुझे परेशानी हुई तो इन्होंने मुझे खुद घूम कर दिखाया। ये बड़ा ही फिल्मी अंदाज था। मैंने तो ऐसा होते पहली बार देखा था। है जैसा इन्होंने कहा मैंने वैसा पहली बार देखा था। है जैसा इन्होंने कहा मैंने वैसा कर दिया। सास ने मेरी वीडियो मुकम्मल कर ली। मैंने कहा, मैं भी वीडियो देखना चाहती हूँ। बोली, अभी नहीं, मैं तुम्हें बाद में सही से दिखाऊंगी। ये कहकर वो फौरन मेरे कमरे से निकल गई और कमरे को बाहर से ताला लगा दिया। मैं हैरान परेशान, आखिर मेरी सास को हो क्या गया है? इन्होंने क्यों मुझे ताले में बंद कर दिया? क्या इनको जरा एहसास नहीं कि ये अजनबी घर है? छोटी छोटी बातें मुझे डरा देती हैं। थोड़ी देर के बाद सास ने दोबारा ताला खोला और मुझसे माजरत करते हुए बोली, माफ करना बेटी, मैं जरा परेशान हो गई थी। मैं बदहवासी में दरवाजे को बंद करना भूल गई थी, मैंने ताला ही लगा दिया। सास अपनी बात छुपाने की कोशिश तो कर रही थी, मगर उनकी बातों से साफ लग रहा था कि वो झूठ बोल रही हैं। उनका लहजा बहुत हड़बड़ी वाला था, जैसे वो कोई काम जल्दी जल्दी में करके आई हूँ। शाम को हम सब लोग चाय पीने बैठे तो मेरी स्किन वो बहुत खुश होगा और तुम देख लेना जल्द ही वापस पाकिस्तान आ जाएगा। ये बात सुनकर मेरे ससुर ने अजीब सी खांसी की और सास को खामोश रहने का इशारा किया। वो एकदम खामोश हो गई और दूसरा मौजू बदलकर मुझसे बातें करने लगी। मुझे इन दोनों की ये सारे इशारे समझ तो आ रहे थे। ये लोग मुझे अनपढ़ समझकर शायद मेरे सामने ही एक दूसरे को इशारे करते कि ये बात ना करो, फलां बात ना कहो, मगर मैं सब कुछ जान गई थी। बहरहाल खामोशी में ही अक्सर आफियत होती है। मेरे चुप रहने को अभी 2 दिन ही हुए थे कि मेरी सास दोबारा मेरे कमरे में आ गई। बोली, बेटी, मुझे लगता है कि तुम्हारे शौहर को तुम्हारी ये तस्वीरें पसंद नहीं आई। ऐसा करती हूँ, तुम्हारी दूसरी तस्वीर बना लेती हूँ। ये कहकर सास ने मुझे एक और जोड़ा पहनने को दिया। लेकिन अम्मा जी, आपने तो कहा था कि उन्हें मेरी तस्वीर पसंद आएगी, फिर वो वापस आ जाएंगे। अरे मेरी भोली बहू, सास ने मुझे प्यार से कहा। भोली बहू, सास ने मुझे प्यार से कहा, ये शौहर बड़ी ही नखरेली मखलूक है। इसे मुतासिर करने के लिए औरत को बहुत कुछ करना पड़ता है, फिर उसे रिश्ते में बांधने के लिए भी औरत दिन रात मेहनत करती है, तब कहीं जाकर कोई काम बनता है। सास की ये बातें मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती थी, मगर उनका ख्याल करना, मुझे बेटी कहना, मुझे प्यार करना वाकई उनके लिए मेरे दिल में जगह बनाने लगा था। मैं भी इंसान थी, कोई पत्थर तो नहीं थी कि जिसके जज्बात न होते। आज सास ने मुझे एक और जोड़ा दिया। जब मैं पहनकर बाहर आई तो बोली, मैं तुम्हारी कुछ तस्वीर लेती हूँ, लगता है कि वो इन तस्वीर से जरूर मान जाएगा। ये कहकर सास ने पर फिर मेरी वीडियो बना ली। अब तो ये मजाक ही बन गया था। शाम को मैंने दोबारा उनसे पूछा तो बोली, अभी तक बेटे ने जवाब नहीं दिया। सो मेरे सास को ये बात महसूस नहीं होने दी कि मैं उनके कोट के बारे में क्या सोच रही हूँ। उनके कोट में एक बड़ी सी जेब थी जिस पर वो हाथ रखे हुए थी कि गोया इसमें से कुछ गिर न जाए। थोड़ी देर में हम ब्यूटी पार्लर पहुंचे। पार्लर वाली लड़की को सास ने हुक्म दिया, तुमसे अकेले में एक बात करनी है, तुम क्या मेरी बात सुनोगी? ये कहकर सास उस लड़की को दूसरे कमरे में ले गई। फिर न जाने उनके दरमियान क्या गुफ्तगू होती रही। वो लड़की मेरी सास के साथ ही वापस आ गई। बोली, आपको ये कपड़े तब्दील करना होंगे। क्यों भाई, मैं क्यों कपड़े तब्दील करूं? ये मेरे शौहर की पसंद के कपड़े हैं। ये कहकर मैंने उस लड़की को खामोश तो करवा दिया, पर अगले ही लम्हे मेरी सास बोल उठी, नहीं बेटे, यहाँ पर सबके वही कपड़े पहनने होते हैं जो उन्हें अच्छे लगते हैं। चलो तुम जाओ, जाकर ये कपड़े पहन लो, कितने खूबसूरत हैं, देखो। कपड़ों पर नजर पड़ी तो मैं और उलझ कर रह गई। ये तो दुल्हन का जोड़ा था, तो क्या सास मुझे दोबारा दुल्हन बनाना चाह रही थी? जबकि मेरा शौहर घर पर ही नहीं था, तो फिर इन चोचलों का क्या फायदा? वैसे भी जब उसने मेरी पहली 2-3 तस्वीरों का जवाब नहीं दिया था तो उसे इस तस्वीर से क्या ही फर्क पड़ना था, और हमारी शादी में कौन सा कोई तब्दीली आ जाती। मगर सास बसित रही। मुझे एक दुल्हन का जोड़ा पहनाकर मेरी सास ने दोबारा मेरी ढेर सारी वीडियोस बनाई। अब तो मैं इस अमल से तंग आ गई थी। मैंने सास को साफ मना कर दिया कि मैं अब ये वीडियो वाला काम नहीं करूंगी। मैं अगर अपने शौहर को पसंद नहीं हूँ तो आप उन पर जबरदस्ती मत करें। इस्लाम ने बहुत सारे रास्ते औरत को भी दिए हैं और मर्द को भी। अगर वो मुझसे खुश नहीं है तो मुझे बता सकते हैं। मैं अब इस भीख मांगी हुई मोहब्बत में नहीं रहना चाहती।
सास मेरी बातें सुनकर हैरान रह गई। अगरचे मैं गरीब घराने की थी, मगर मेरे अंदर काफी अकल और शऊर मौजूद था। मैंने कभी भी किसी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की थी, तो ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। खैर मेरी सास ने इन बातों का जवाब नहीं दिया। बोली आज इंशाल्लाह काम हो जाएगा। मेकअप के बाद जब मेरी सास मुझे लेकर पार्लर से बाहर आने लगी तो मैंने देखा वही लड़की उनके पीछे पीछे आई और उसने अजीब सा डब्बा मेरी सास को थमा दिया। सास ने वो डब्बा शॉपर में डाला और मेरे साथ गाड़ी में बैठ गई। न जाने उसमें क्या था, सारा रास्ता वो उसे छुपाती बचाती रही। हम लोग घर पहुंचे तो काफी देर हो चुकी थी, तकरीबन शाम का वक्त हो गया था। सास ने कहा तुम खाना खा लो, फिर मैं सुबह तुम्हें तस्वीरें दिखाऊंगी। अभी मैं सोने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। मैं समझ गई थी कि वो आज भी मुझे तस्वीरें नहीं दिखाएंगी। ये तो उनका हमेशा का मशगला था। वो मुझे कहती कि मैं तुम्हें तस्वीर दिखाऊंगी, मगर इन्होंने कभी मुझे कोई भी तस्वीर दिखाई नहीं थी। खैर अब तो मैं मायूस हो गई थी। पूरी रात सोचती रही कि इस रिश्ते का क्या करूं, जो सिर्फ एक बोझ की तरह मेरे दिल को जलाए जा रहा है। मेरा शौहर मुझे पसंद नहीं करता और मेरी सास बज़िद है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर ही के लिए बनी हूँ और हम दोनों को एक दूसरे के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजारनी चाहिए। सोच लिया था कि सुबह एक फैसला कुन मोड़ इख्तियार करूंगी, मगर ये नौबत नहीं आई। फिर वही हुआ जो मैंने सोचा नहीं था कि तकरीबन 2 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं दरवाजा खोलने गई तो देखा सामने एक आदमी खड़ा था। ये आदमी हुलिये से तोता क्या लग रहा था। इसने मुझे एक बड़ा सा खाकी लिफाफा थमा दिया। जैसे ही मैंने इस खाकी लिफाफे को खोला तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। इसमें बहुत सारे कागजात थे जिनके ऊपर एक खत भी था। खत तो मुझे ठीक से पढ़ना आता नहीं था, लेकिन अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मेरी सास वहां आ गई। बोली ये क्या है। मैंने खत सामने किया तो उन्होंने झपट कर मुझसे ले लिया, फिर खुशी से मुझे चूमने लगी। देखा बेटी, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा शौहर तुम्हारी मोहब्बत में जरूर दीवाना होगा। बस यही हुआ जो मैंने सोचा था। खुदा न खासा ये तलाक के कागजात तो नहीं, मैं दिल ही दिल में सोचने लगी और मेरी सास मुझे बेवकूफ बना रही हूँ। लेकिन फिर सोचा अगर ऐसा ही होता तो सास को मुझे बनाने संवारने की जरूरत थी और फिर बेटे की तलाक पर वो खुश क्यों होती। इन बातों ने मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली दी थी। अगले दिन सास मुझे एक अजीब सी जगह पर ले गई। हम लोग अंदर दाखिल हुए तो वहाँ पहले भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। कैमरा वगैरह लगा हुआ था। सास ने वहाँ पर मेरी 2-3 तस्वीरें और बनवाई। अब तो मुझे अपना बहुत खास लगने लगा था, जिसके लिए हर वक्त तस्वीरें बनती, लोग आते, कागजात बनाए जा रहे थे। खैर उस दिन और कुछ नहीं हुआ। मेरी सास ने मेरी किसी और जोड़े में तस्वीर या वीडियो नहीं बनाई, बस वो कागजात वगैरह का काम मुकम्मल करके घर आ गई। खैर मैंने और कोई बात नहीं की और फिर मुझे लगा ये शायद मजाक होगा, लेकिन एक हफ्ते बाद वाकई ही सास ने मेरे लिए सामान पैक करना शुरू कर दिया। कहा कि तुम अपने माँ बाप से भी मिल आओ ताकि बाद में मसला ना हो। मेरे माँ बाप को इस सब खेल के बारे में क्या मालूम था। इन्होंने भी मुझे तैयार करके भेज दिया। वो तो खुश थे कि बेटी का शौहर उसे अपने साथ बुला रहा है। जहाज में बैठकर फिजाओं की परवाज करती अपने शौहर के पास पहुंच गई। मैं कभी जिंदगी में जहाज में नहीं बैठी थी। सफर के दौरान मुझे बहुत डर भी महसूस हुआ। हाँ, लेकिन मैंने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया, मेरे शौहर के सामने भी नहीं, कि वो मुझे अनपढ़ जाहिल न समझे। वहाँ जाकर शौहर ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। मैं हैरान रह गई कि आखिर इन्हें क्या हो गया है। वो मुझे घर ले गए। मैंने उनसे मजीद कोई सवाल नहीं किया, लेकिन जब उनके मोबाइल में अपनी वो तस्वीरें और वीडियो देखी तो हैरान रह गई। पूछा कि ये क्या है, क्या आप वाकई ये तस्वीरें देखते थे। दिल में शर्मिंदगी भी हुई कि मैंने आंटी पर बिला वजह का शक किया। हाँ, इन तस्वीरों ने ही तो मेरा काम किया है, वरना मैं तो तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत न करता था। दरअसल मैं तुम्हें एक सच बताना भूल गया था। मेरी एक पहले से भी शादी हो चुकी थी, मगर उस शादी में मेरा दिल नहीं लगा। यूं कहो कि दिल लगाने वाली कोई बात ही नहीं थी। मेरी बीवी बहुत झगड़ा करती थी। खैर 1 साल के अंदर अंदर हमारी बातचीत बहुत अच्छी हो गई। हम प्यार मोहब्बत से रहने लगे। मैंने अपनी बीवी से इस कदर मोहब्बत की कि आज तक किसी मर्द ने शायद ही अपनी बीवी को इतनी इज्जत, मुकाम और मर्तबा दिया हो। अपने शौहर की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। तुम फिक्र क्यों करती हो, इन्होंने मुझे आगे बढ़कर थाम लिया। तुम भी बिल्कुल उस जैसी हो। वो तुम्हारी तरह ही खूबसूरत थी, हर वक्त खामोश रहती, नाजुक मिजाज थी। और मत पूछो, अम्मा ने उसी की तस्वीर देखकर तुम्हें इस रूप में तैयार किया कि मुझे तुम बहुत खूबसूरत लगी। मेरी बीवी का इंतकाल हो गया था, मुझे माफ कर दो, हमने तुमसे झूठ बोला। लेकिन अगर हम ये कहते तो न जाने तुम लोग हमें क्या कोई मशकूक इंसान या मशकूक खानदान समझते। बस तभी हमने ये बात छुपाई थी। मेरी अम्मा तुम्हें पार्लर पर ले गई थी। इन्होंने वही तस्वीर जो मेरी बीवी की थी दिखाकर तुम्हारा मेकअप करवाया और मुझे वीडियो भेजी तो मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसी दिन अपने एक दोस्त से कहा कि तुम्हारे पास वो कागजात भिजवा दे जिससे तुम्हारा यहाँ आना मुमकिन हुआ। मेरे शौहर बोलते जा रहे थे और मैं शर्मिंदगी से पानी पानी हो रही थी, क्योंकि मैंने अपनी सास को बहुत बुरा समझा था। मैं तो समझी थी कि शायद वो जो कुछ भी कर रही है मुझे मेरे शौहर से दूर करने के लिए कर रही है, मगर ऐसा नहीं था। वो वाकई एक मुख्तलिफ खातून थी और ये बात आज साबित हो गई।